स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Tomorrow you are having test from whole syllabus history and 2 chapters of geography, water and air. This test will be in the form of MCQ. So for that you have to do thorough reading of the chapters. And for paper you have to prepare, and for the second test you have to prepare subjective type questions also. So today we will revise chapter New Kings and Kingdoms. As you can see on the blackboard, I have written New Kings and Kingdoms. ठीक है? So in this chapter you have read about three-parted struggle. Three-parted struggle means 3 पार्टियों में झगड़ा, और वो कौन थे? गुजरा प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास. These 3 dynasties fought with each other only for the Kanauj city. In those days, Kanauj was the richest, आप कह सकते हो, city and good in agricultural field, कह सकते हो agriculture में भी अच्छा था ये area, and for the trade purposes also this city was good. So all these dynasties, they wanted to bring Kanauj under their control. And to bring Kanauj under their control, there were fights between these 3 dynasties, Gujrat-Pratiharas, Palas and Rashtrakutas. In 6th class, you have read about Harshvardhan. Kanauj जो था वो हर्षवर्धन के पास था, you know it very well. उसकी सिस्टर की टेरिटरी थी ये, उसकी सिस्टर का हमने हर्षवर्धन के बारे में स्टडी किया. ओके मे बी सिलेबस में रिडक्शन ड्यू टू कोरोना. वैसे एंशियंट पीरियड का जो लास्ट रूलर है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, दैट इज हर्षवर्धन. तो हर्षवर्धन की सिस्टर की जो मैरिज होती है ना, वो कनौज के रूलर के साथ होती है. तो उसकी सिस्टर के हस्बैंड का मर्डर हो जाता है. बंगाल का रूलर उसकी सिस्टर के हस्बैंड का मर्डर कर देता है. तो हर्षवर्धन बदला लेता है और साथ में कनौज जो है ना वो छीन लेता है उनसे, और ये अपने अंडर कर लेता है, अपनी सिस्टर की टेरिटरी भी अपने साथ मिला लेता है. हर्षवर्धन थानेसर हरियाणा में है, वहां का रूलर था. तो कनौज हर्षवर्धन के पास था, ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. इंडिया में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिया टूट गया. उन्हीं में से ये 3 न्यू डायनेस्टीज आई, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स आई, गुजरात-प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास. और ये सब कनौज को अपने अंडर करना चाहते थे. दैट्स व्हाई देयर वर फाइट्स बिटवीन दीज 3 डायनेस्टीज ओनली फॉर कनौज. 3 पार्टेड स्ट्रगल आए तो 3 पार्टियों में झगड़ा. तो पार्टियां आपको पता ही है, यू शुड लर्न गुजरात-प्रतिहारास. आपको इनके एरियाज भी लर्न करने हैं. गुजरात-प्रतिहारास, गुजरात एंड राजस्थान. Gujrat-Pratiharas from Gujarat and Gujrat-Pratiharas, Palas, Bengal, Palas, and Rashtrakutas, Western Deccan. Rashtrakutas, Western, learn their areas also. Gujrat-Pratiharas, Gujarat and Rajasthan, Palas, Bengal, Palas, Bengal, and Rashtrakutas, Western Deccan. So you should learn their areas also. ये 3-parted struggle है, ठीक है. Next, what were the qualifications necessary to become a member of committee of the Sabha in Chola Empire? आप सबको पता है चोला जो थी, that was the South Indian dynasty. चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की थी, you know it very well. अब वहां पे सभा बनती होती थी. सभा का मेंबर कौन हो सकता था, कैसी कैसी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए थी पर्सन में. नो लिसन, सबसे पहले तो पर्सन शुड हैव हिज ओन होम. पहले तो बंदे के पास अपना घर होना चाहिए था, वही मेंबर बन सकता था, ठीक है. फिर इन्होंने उसका बताया हुआ है एज ग्रुप, वो यहाँ तो 35 और 70 के बीच होना चाहिए थी उसकी एज.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताओगे पर्सन शुड हैव हिज ओन होम, अपना घर होना चाहिए था। नेक्स्ट आप बताओगे ही शुड बी बिटवीन 35 to 70 years of age. He should have knowledge about Veda. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हाँ जी। मैम आपकी वॉइस मैम बीच बीच में क्रैक कर रही है। बच्चे there is network problem maybe from your side, check it. Check it. नो मैम, स्क्रीन पे ये शो हो रहा है रमिंदर को मैम नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। ओके बच्चे, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम अपने आप अभी ठीक हो रहा है, अभी देखते हैं, वेट। तो क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा, सबसे पहले तो आप ये बताओगे मस्ट हैव, पर्सन मस्ट हैव हिज होम, अपना घर होना चाहिए था। He must be between 35 to 70 years of age. He should have knowledge about Vedas. और साथ में आप बताओगे he should be good in administrative work. Administrative work में वो अच्छा होना चाहिए था। And person must be honest. वो honest भी होना चाहिए था, ठीक है। और उसके पास ऐसी लैंड होनी चाहिए थी, must have the land from which revenue to be collected। अब आया कि कैसी क्वालिफिकेशंस चाहिए थी टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन शुड हैव नॉलेज अबाउट वेदास, he should be honest, he should have his own home, he should have land from which revenue to be collected, and he must be between 35 to 75 years of age. So these were the qualifications necessary to become the member of Sabha in Chola Empire. Chola Empire आपको याद रखना है, साउथ इंडियन डायनेस्टी। साउथ इंडियन डायनेस्टी जो मैंने पहले बोली है, गुजराप्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, ये आप कह सकते हो सेंट्रल इंडिया, या फिर आप इनको सेंट्रल इंडिया की कह सकते हो डायनेस्टीज। तो नेक्स्ट इज two major cities under the control of Chamanas. Two major cities under the control of Chamanas. तो इसमें आप बताओगे दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली एंड अजमेर अंडर द कंट्रोल ऑफ चमनास। Two major cities under the control of Chamanas, Delhi and Ajmer. How did Rashtrakuta become powerful? अब ये राष्ट्रकूटा जो थे ये कैसे पावरफुल बने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल राइट दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ। दंती दुर्गा कौन था? ही वाज राष्ट्रकूटा चीफ एंड सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य रूलर्स ऑफ कर्नाटका। सबऑर्डिनेट था, and subordinate you know it very well, less powerful। subordinate था and he declared himself independent। Danti Durga was the subordinate of Chalukya rulers। he declared himself independent and he performed a ritual। he performed a ritual Hiranya Garbha, golden womb, in the presence of Brahman। And after performing, he became Kshatriya, though he was not by birth। This led to his rebirth। This ritual led to his rebirth. And after that, he became Kshatriya, though he was not by birth। So in this way, he became powerful। Listen again. Danti Durga was Rashtrakuta chief। He was subordinate to Chalukyas of Karnataka। He declared himself independent। ऐसे लर्न करो ना कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। And he performed the ritual Hiranya Garbha, golden womb, in the presence of Brahman। ठीक है? And by performing this, he became Kshatriya, though he was not by birth। इसको परफॉर्म करने से वो क्या बन गया? क्षत्रिया, though he was not by birth। तो इस वजह से दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा जो थे वो पावरफुल बन गए। नेम द राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा। राष्ट्रकूटा चीफ कौन है? विच रिचुअल वाज परफॉर्म्ड बाय दंती दुर्गा? हिरण्य गर्भा।
golden womb. And by performing this, he became Brahman, Kshatriya, Vaishyas ke Shudras. Kshatriya. He became. This ritual led to his rebirth. This ritual led to his. कहते उसका नया जन्म हुआ. वो क्षत्रिय बन गया. पहले वो क्षत्रिय नहीं था. He was subordinate to Chalukya rulers. He was subordinate to Chalukya ruler. Next. What did the new dynasties do to gain acceptance? सबसे पहले तो new dynasties tried to control the areas of others. New dynasties always tried to control the areas of other rulers. ठीक है, फिर आप बताओगे. They showed their power and resources. New dynasties showed their power and resources by building beautiful temples. By building beautiful temples or by giving land grants to the Brahmins. New dynasties, how new dynasties gain acceptance? सबसे पहले तो आप यही बताओगे. They always try to control the areas of other rulers. For example, जैसे आप कह सकते हो ना, गुजरात प्रतिहारास पालास राष्ट्रकूटास they fought for Kanauj. How did new dynasties gain acceptance? New dynasties always tried to control the areas of others. Here we can give example of Gujarat Pratiharas, Palas and Rashtrakutas. These three parties struggled for Kanauj. ठीक है, ये तीनों किसके लिए लड़ रहे थे? कनौज के लिए. फिर आप बताओगे they showed their power and resources by building beautiful temples and by giving land grants to the Brahmins. And by giving land grants to the Brahmins. Learn like this. How did new dynasties gain acceptance? सबसे पहले वो क्या करते थे? They always try to control the areas of others. आप यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल दोगे? फॉर एग्जाम्पल गुजरात प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, fought for कनौज. ठीक है, नेक्स्ट आप बता दोगे. These new dynasties showed their power and wealth. पावर और वेल्थ, पैसा किसके थ्रू शो करते थे? By building beautiful temples or by giving land grants to the Brahmins. So learn like this. Is it clear? Next. What kind of irrigation works were developed in the Tamil region? तो इसमें आप बताओगे ना कि इन्होंने आर्टिफिशियल मेथड्स भी अडॉप्ट किए थे. सबसे पहले तो तमिल रीजन में उन्होंने क्या क्या किया? यू नो वेरी वेल कि कावेरी रिवर थी वहां पे. ठीक है, सबसे पहले आप ये बता दोगे कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड. कैनाल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. And in many areas 2 crops were grown in a year. आप पहले तो बताओगे canals were constructed. Kaveri river flow through this region, so various canals were built by the rulers, constructed by the rulers to provide water for irrigation. These canals provide water for irrigation. Various canals were constructed and these canals provided water for irrigation. Listen again. Chola rulers ने artificial methods भी use किए. सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि river Kaveri flow through this region and various canals were constructed by the rulers. These canals provided water for irrigation. फिर आप बताओगे artificial as Kaveri जो थी that was rain fed river. रेन पे डिपेंडेंट थी. आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. रेन फेड रिवर थी तो उसमें सारा टाइम पानी नहीं रहता था, डिपेंडेंट अपॉन रेन. So that's why these Chola rulers they followed artificial methods for irrigation also. Artificial methods में आप कहोगे they dug wells, they built tanks बनवाए, wells बनवाए, and there they stored the rain water, and they also use this water for irrigation. Now is it clear? Chola rulers ने irrigation के लिए क्या क्या किया? पहले तो आप ये बताओगे कि रिवर कावेरी फ्लो थ्रू दिस रीजन. वेरियस कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स. दीज कैनाल्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन. फिर आप बताओगे कि चोला रूलर्स आल्सो यूज्ड आर्टिफिशियल मेथड फॉर इरिगेशन. आर्टिफिशियल की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उनकी रिवर्स
हिमालयन रिवर तो नहीं थी ना, हिमालयन रिवर पेरेनियल रिवर होती हैं, बट बच्चे आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जिसमें कभी भी पूरा साल पानी खत्म नहीं होता, क्योंकि स्नो ने मेल्ट होते जाना है और रिवर में पानी आते जाना है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारे पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें पानी खत्म नहीं होता। स्नो ने तो मेल्ट होते जाना है, आप इतनी गर्मी है, स्नो मेल्ट हो रही है, पानी किधर आ रहा है? रिवर्स में। वेयर एज साउथ इंडियन रिवर्स है ना, वहां पे तो कोई हिमालय है नहीं, तो साउथ इंडियन रिवर्स जो हैं, दीज रिवर्स आर रेन फेड रिवर्स। हमारी रिवर्स स्नो फेड रिवर्स हैं, साउथ इंडियन रिवर्स रेन फेड रिवर्स है। ये बात हमेशा याद रखना। रेन फेड रिवर्स मींस अगर रेनफॉल ज्यादा हो गई तो वहां पे फ्लड्स भी आने हैं, रेनफॉल कम हुई तो ड्रॉट्स भी आने हैं। तो अगर रेनफॉल ही कम हुई तो फिर एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम आएगी, इरिगेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए चोला रूलर्स क्या करते थे, दे यूज आर्टिफिशियल मेथड्स आल्सो। दे डग वेल्स, दे बिल्ट टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। रेन वाटर को स्टोर कर लेते थे एंड यूज दैट वाटर फॉर इरिगेशन। अब आया इरिगेशन फील्ड में चोलास ने क्या क्या किया? कैनाल्स बनाई। कैनाल्स का पानी किसके लिए यूज किया? इरिगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए, क्या बनवाए? डग्स, दे डग वेल्स एंड बिल्ट टैंक्स। उनमें कौन सा वाटर स्टोर किया? रेन वाटर, एंड यूज दैट वाटर फॉर irrigation. Now is that clear to all? Next, Chola rulers ने artificial methods use किए थे for irrigation. What were the activities associated with Chola temples? अब आपने चोला टेम्पल्स की एक्टिविटीज बतानी है। सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि चोला टेम्पल्स जो थे ना, दे बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स। चोला टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स। एंड फिर आप कहोगे कि these centers, ये जो centers थे, these were the centers of craft production, these were the centers of craft production. अब यहाँ पे आप बताओगे priest, garland makers, ठीक है, जो जो आप बताओगे कि different kinds of people such as sweepers, cook, है ना, those who were associated with the temple lived near the temples. वो कहाँ रहते थे? टेम्पल्स के पास ही उन्होंने अपने घर बनाए। ठीक, फिर आप बताओगे टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे बिकेम द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। टेम्पल सिर्फ हब ऑफ, आप ये नहीं कहोगे टेम्पल्स के रिलीजियस फंक्शंस ही परफॉर्म होते थे। नो, टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, they were hub of social, economic and cultural life also. तो आपने चोला टेम्पल्स के बारे में बताना है। इसमें आप बताओगे टेम्पल्स became the center of settlements. क्राफ्ट प्रोडक्शन की भी सेटलमेंट बन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के मेन सेंटर्स थे। These were the centers of craft production. Temples were the centers of settlement. Temples were also the center of craft production. People like priests, garland makers, sweepers, craft persons, cook lived near temples. ये सब लोग अब टेम्पल्स के पास ही रहते थे। ठीक है, फिर आप ये बताओगे टेम्पल्स were not only the center of worship, places of worship नहीं थे वो सिर्फ, temples became the hub of social, cultural and economic life. ठीक है, फिर आप बताओगे कि चोलास ने टेम्पल्स में ब्रोंज इमेजेस बनवाए and which were considered finest in the world. Cholas built various images of their deities in the temples, and their work, this work, craft work, is considered finest in the world. So temples सिर्फ center of worship नहीं थे. Is it clear? They became the hub of social, cultural and economic life. Was it clear? Temples क्या बन चुके थे? Center of settlements and center of craft production. People like, कौन कौन लोग temples के पास रहते थे?
priest. गार्लैंड मेकर्स, जो हार बनाते हैं, पता है ना, हार बनाते हैं, जो हार बेचते हैं फूलों के, वो गार्लैंड मेकर्स. और कुक, स्वीपर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, they all lived near temples. Temples were not only the places of worship, they were the center of social, economic and cultural life. Is it clear? अब यहाँ पे आप बताओगे, चोला रूलर्स built beautiful images of the deities and their images were considered finest in the world. उन्होंने जो इमेजेस बनाए वो क्या कंसिडर किए गए पूरे वर्ल्ड में? फाइनेस्ट वर्क बोला गया उनके वर्क को, चोलास के वर्क को. सो दिस इज अबाउट टेम्पल्स. So I think the whole chapter is clear to you. New kings and kingdoms. कनौज के लिए लड़े थे, ये पता है ना. गुजराप्रति, हारास, पालास, राष्ट्रकूटास. गुजराप्रति, हारास गुजरात एंड राजस्थान, पालास बंगाल, राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन. नो, इज इट क्लियर? अब न्यू डायनेस्टीज और न्यू डायनेस्टीज गेन एक्सेप्टेंस. सबसे पहले तो किसको हराते थे? दे ट्राई टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ अदर रूलर्स. फॉर एग्जांपल, गुजराप्रति, हारास, पालास, राष्ट्रकूटास फोर्ट फॉर कनौज. फिर आपने बताना है, दे शोड देयर पावर एंड वेल्थ बाय बिल्डिंग ब्यूटीफुल टेम्पल्स और बाय गिविंग लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स. इज इट क्लियर? सभा का मेंबर बनने के लिए क्या जरूरी था? पर्सन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट वेदास. ऑनेस्ट भी होना चाहिए था और उसके पास अपना घर होना चाहिए था. ही मस्ट हैव लैंड फ्रॉम वेयर रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड और ही मस्ट बी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. नाउ इज इट क्लियर? मस्ट हैव नॉलेज अबाउट वेदास. एज 35 to 70 होनी चाहिए थी टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो हरी आप? इज देयर इज एनी प्रॉब्लम?